all, this is Palak Dhanik studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दैट इज RNA वर्सेस DNA. दोनों की हम कंपैरिजन करेंगे आज. ठीक है, सबसे पहली चीज के DNA के अंदर कौन सा होता है? एक तो 60S RNA होता है और 40S RNA होता है. इसमें 60S में 28S RNA, देन 5.8S एंड 5S. 40S के अंदर होता है 18S RNA. ठीक है, ये DNA का है, ये हम लोग को आता ही है, पहले से पता होता है. देन वी हैव RNA. RNA में वी हैव 50S RNA एंड 30S RNA. 50S में 23S एंड 5S, 30S में 16S. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए. अब हम लोगों को मालूम है कि वी यूज DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल. ये हम लोगों को पता होता है, लेकिन RNA भी किसी चीज़ों में जेनेटिक मटेरियल यूज होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, then we have bacteriophage, orthomyxovirus, रेट्रोवायरस. बेसिकली कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें RNA होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल. अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए. अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. इसका मतलब कि ये जो भी अभी मैं क्राइटेरिया बताऊंगी वो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने चाहिए ताकि वो एक जेनेटिक मटेरियल कहलाया जाए. सबसे पहला, इट शुड बी स्टेबल. अगर स्टेबल होगा तभी तो ज़िंदगी भर रह पाएगा, इसलिए उसको स्टेबल रहना पड़ेगा. दूसरा क्राइटेरिया, इट शुड शो स्लो म्यूटेशन. स्लो म्यूटेशन, नॉट फास्ट म्यूटेशन. तीसरा, शुड स्टोर इंफॉर्मेशन. चौथा, शुड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट. And last, should be able to express itself in form of Mendelian character. ठीक है, 5 मैंने बताया. एक तो स्टेबल होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन शो करना चाहिए, उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी आनी चाहिए, एंड लास्ट मेंडेलियन लॉ को फॉलो करना चाहिए. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं DNA इज मोर प्रिफरेबल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल. क्यों? उसके रीज़न नंबर 1 कि DNA बेस सेकेंड कार्बन के ग्रुप पे होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और RNA में होता है
hydrogen group, therefore DNA is more stable. इसके अलावा आपको क्या पता है डिफरेंस डीएनए और आरएनए में? खुद सोचो। डीएनए के अंदर क्या होता है? थायमीन। और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। Therefore, provides DNA additional stability. Also, एक और चीज, RNA will mutate faster. तो ये भी नहीं चाहिए हमें। इस वजह से, ये 3 कारण की वजह से DNA is more preferable to be a genetic material than RNA. Now we'll see the difference between DNA and RNA, which you are going to tell. चलो शुरू हो जाओ, जो आपको पता है वो बोलो। सबसे पहला, DNA will store information. और RNA will transfer genetic information. ये कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। फिर उसके अलावा डीएनए में हमारे पास हाइड्रोजन होता है ऑन सेकेंड कार्बन, और आरएनए में हमारे पास होता है हाइड्रोक्सिल ऑन सेकेंड कार्बन। इसके अलावा क्या होता है डीएनए में हमारे पास? थायमीन। यूरेसिल आरएनए में होता है, और इसमें यूरेसिल होता है। इसके अलावा डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। एक और बात, डीएनए शोज स्लो म्यूटेशन, लेकिन आरएनए शोज फास्टर और रैपिड म्यूटेशन। तो इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल एंड आरएनए इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। पर लेकिन फिर भी वायरस में होता है कुछ में जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कोई बात नहीं, दैट्स टॉपिक फॉर द अदर डे। अभी के लिए इतना याद रखना कि डीएनए इज मोर प्रेफरेबल जेनेटिक मटेरियल, जो कि सच में है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आरएनए वर्ल्ड। अब हम लोग आरएनए की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इनिशियली आरएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके साथ साथ आरएनए वाज आल्सो यूज्ड इन मैनी लिविंग बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं आर कैटेलाइज्ड बाय आरएनए, जिसके मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। सबसे पहला है आरएनए, दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज स्नर्प। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसमें होगा स्प्लाइसिंग, और एक है राइबोन्यूक्लियस पी, जो करेगा, क्या करता है? क्लीवेज, ब्रेकिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता हो तो, ऐसे आरएनए के अंदर 2 एक्सॉन भी होते हैं, उसके बीच में एक पार्ट होता है इंट्रॉन का, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में स्प्लाइसिंग क्या होता है कि ये इंट्रॉन को बाहर निकाल देता है और 2 एक्सॉन को जोड़ देता है, तो ये ऐसा हो जाता है स्प्लाइसिंग। ये सब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जो वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। अब क्योंकि वो हर रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है,
तो वो हाईली रिएक्टिव हुआ, therefore it is unstable as a genetic material। और इसीलिए आरएनए से फर्दर इवॉल्व हुआ डीएनए। डीएनए formed from RNA is a better genetic material to store information। और आरएनए क्या ट्रांसफर करने में मदद करता है, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। एडिशनली आरएनए is a adapter, structural molecule as well as a catalyst। ठीक है, ये 3 चीज़ है आरएनए, ये आरएनए वर्ल्ड है हमारा। अब ये सब तो क्या फालतू की इन्फॉर्मेशन थी, खाली आपको मैं बोलूँगी, आपको याद रखनी है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का एक बेस बनाती हूँ सबसे पहले मैं। तो उसके लिए आप समझो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि दिया था किसने, मेल्सन एंड स्टाल। इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है हमारा ये एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना एकदम कंसंट्रेशन से। उन्होंने लिया NH4Cl, लेकिन जो उन्होंने नाइट्रोजन लिया वो 15 वाला था। नाइट्रोजन का यूजुअली 14 होता है, उन्होंने 15 वाला नाइट्रोजन लिया। उसको क्या किया, उसको CaCl सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और उसे ग्रो करने दिया इन N14 मीडियम। किसे ग्रो करने दिया, ई कोलाई को। ये ई कोलाई के अंदर है, ई कोलाई के अंदर NH4Cl वाला सोल्यूशन डाला और उसे ग्रो करने दिया शांति से N14 मीडियम के अंदर। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी N15 इज अ रेडियो एक्टिव, मतलब थोड़ा हैवियर, रेडियो एक्टिव में हैवियर है। तो इसका मतलब वो नॉर्मल N कहाँ पे होता है, डीएनए में, वहाँ पे जाके बैठेगा। तो नॉर्मली हमारे ई कोलाई में कैसा होता है, ऐसा अगर डीएनए है अगर ई कोलाई में, तो दोनों के जो N होंगे क्या होंगे, N15। क्यों, क्योंकि हमने N15 डाला इसमें, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको ग्रो करने दिया इन N14 मीडियम। ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो क्या हुआ, N15 और N15 को ग्रो किया हमने N14 मीडियम में। तो थोड़ी देर बाद इसकी रेप्लिकेशन होगी। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, एक इसकी स्ट्रैंड होगी N15 की, दूसरी स्ट्रैंड होगी N15 की। जो रेप्लिकेशन होती है वो एक एक स्ट्रैंड अलग अलग एक स्ट्रैंड बनाती है। यानी कि अब जो स्ट्रैंड आएगा दैट इज नया स्ट्रैंड विच इज N14। समझे, यहाँ पे दोनों N15 के थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, N15 N14 N15 N14 एक मिक्स्ड वाला बना। अब मैं उसको और भी ग्रो करने दे रही हूँ N14 के मीडियम के अंदर। तो अब अगर रेप्लिकेशन होगा ये चारों का, तो कैसा होगा, एक N15 वाला होगा, दूसरा वाला N14 वाला होगा, तीसरा N15 वाला होगा, चौथा N14 वाला होगा। और ये सारे के रेप्लिकेशन अलग अलग से होंगे। तो सबके क्या आएंगे, N14 आएंगे, क्योंकि हमने N14 में ग्रो करने दिया 14। तो अब क्या हुआ, दो मिक्स्ड हुए और दो जो हुए वो हमारे लाइटर मटेरियल के हुए। तो इसको हम लोग देखेंगे तो कैसा आएगा, इसमें N14 वाले आएंगे दो लाइटर, और एक N14 और 15 वाले आएंगे। इसमें
N14 15 वाले आएंगे, मतलब बीच मीडियम वाले, और इसमें हैवियर वाला होगा दैट इज 15, क्योंकि 15 इज हैवियर फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नीचे इकट्ठा होगा, ये बीच में होगा और ये बीच में और ऊपर होगा, क्योंकि हमारे पास 2 14 वाले हैं और 2 15 14 वाले। समझ पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? NH4Cl लिया जिसमें हैवियर नाइट्रोजन लिया, वो ई कोलाई में अगर रेप्लिकेट हम करने देंगे इनटू N14 मीडिया, हमने ये कंसीडर किया कि हम N14 मीडिया यूज़ कर रहे हैं। आप चाहते तो N15 यूज़ कर सकते थे, आप चाहते तो N14 यूज़ कर सकते थे, पर इधर इन्होंने N14 मीडिया यूज़ किया जो कि रेप्लिकेट किया। तो हर एक इसमें एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है कि अगर एक DNA है तो वो रेप्लिकेट कैसा करता है कि अगर 2 स्ट्रैंड है DNA के तो 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी और अपने ही अलग अलग स्ट्रैंड बनाएगी। दिस इज हाउ रेप्लिकेशन ऑकर्स। तो वही हमने किया। N15 दो अलग अलग हो गए, उन्होंने अपने अपने रेप्लिका बनाए N14 के, क्योंकि हमने N14 मीडियम दिया। इसमें सेम ये चारों अलग अलग हो गए, उन सब ने अपने अपने अलग अलग रेप्लिका बनाए। समझे? चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, वो खुद करो। इफ अ हाइब्रिड DNA is allowed to replicate in N14 medium for 1 generation and N15 medium in 2nd generation, then what will be the bands obtained for light, heavy and hybrid DNA? चलो हाइब्रिड DNA का मतलब क्या होता है, एक पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। हाइब्रिड DNA का मतलब सिर्फ से देख लो। हाइब्रिड DNA मतलब एक N15 होगा और दूसरा होगा N14। ऑल्सो ये जो बैंड्स हैं, जो लाइट हैवी हाइब्रिड में बोल रही हूँ, वो कैसे ऑब्टेन होती है? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से वो ऑब्टेन होती है। ठीक है, जो हैवी है वो नीचे सेटल हो जाएगी, जो लाइटर है वो ऊपर रहेगी, और जो बीच में है हाइब्रिड वो बीच में रहेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग ने सबसे पहले N14 मीडियम में रेप्लिकेट करने दिया। अब ई कोलाई है तो 20 मिनट्स तक रेप्लिकेट करेगी, और क्या मिलेगा हमको? सबसे पहले ये N15 वाली और दूसरी ये N14 वाली, दोनों अलग अलग हो जाएगी। और N14 में रेप्लिकेट हो रही है तो दोनों अपनी ऑपोजिट स्ट्रैंड जो बनाएगी वो N14 की होगी। ठीक है, तो उसमें से एक क्या हुई है? हाइब्रिड, और ये लाइट। अब दूसरे जनरेशन के लिए हम लोग ने उसको N15 मीडिया पे ग्रो करवाया। तो क्या करेगी? वापस N15 का एक स्ट्रैंड, एक N14 का स्ट्रैंड, ये पहला DNA हुआ। दूसरे DNA के लिए दोनों 14 का स्ट्रैंड, और इसको किस में ग्रो कराया? N15 मीडियम में ग्रो कराया। तो इन सब का जो रेप्लिका बनेगा वो कौन सा होगा? N15 वाला होगा। जिसकी वजह से ये वाला क्या होगा? हैवी, और ये तीनों क्या आएंगे? हाइब्रिड। तो कैसा बैंड बनेगा? N15 वाला और 14-15 हाइब्रिड वाला। समझे? दिस इज व्हाट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे DNA की फ्रॉम बेसिक। एकदम अच्छे से मैं बताऊंगी रेप्लिकेशन कैसे होता है एग्जैक्टली। ये वाला लेक्चर तो क्या था, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप लोगे, और वो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक ही था ये सब। अभी नेक्स्ट लेक्चर से रेप्लिकेशन पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगी अच्छे से, ध्यान से। आई वुड रिकमेंड वो वीडियो देखना।
तो बस आज की वीडियो खत्म करते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।